नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से आप कर रहे होंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छा अवसर है और इस अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाने का अर्थ ये है कि आप सही सामग्री सही तरीके से पढ़ें और इस तरीके से तैयारी करें कि आपके तैयारी का लेवल आयोग के लेवल से मैच खाए। और इसमें आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। बैचेस तो जो हैं वो ही हैं। आप जो हमारी बुक्स हैं उनका भी लाभ उठा सकते हैं और ये किताबें मार्केट में भी अवेलेबल है। आप फ़ोन करके इसको मंगा सकते हैं। जैसे ये सामुदायिक चिकित्सा पे हमारी किताब है जो जीएस के पार्ट 1 में सिलेबस में 9वां टॉपिक है। बाकी जितने सप्लीमेंट्री टॉपिक्स होंगे उनकी किताबें आएंगी और जल्द ही हमारी सेकेंड पार्ट जो सिलेबस का है उसमें खंडशः किताबें आने जा रही हैं। किताब पूरी कंप्लीट आने वाली थी लेकिन उसमें क्योंकि अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अनुभवहीनता में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जल्दी में किताब निकाल दें और जल्दी में किताब निकालने के बाद में उसकी कमियां हम दूर ना कर पाएँ। तो खंडशः उसमें हम निकालेंगे। हो सकता है कि उसके हर पार्ट लेने के बाद 100-200 रुपये आपको महंगी पड़े, लेकिन 100-200 रुपये में आप बाद में 100-200 रुपये क्या, अगर आपसे कहा जाए तो 1,00,000-2,00,000 रुपये देने पे भी अगर आपके 5-10 सवाल इसलिए गलत हो गए कि अपडेट नहीं थे तो वो सही नहीं होंगे। आप हमारे साथ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की पूरी तैयारी कर सकते हैं जीएस और सोशल साइंस के साथ। केवल सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं, केवल नोट्स और टेस्ट भी ले सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी चल रही हैं। अलीगंज में हमारा सेंटर है तो ऑफलाइन ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो शाम को 4:45 से 6:45 के बीच में ये बैच चलता है। आप आके उसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि व्यावसायिक प्रभुत्व प्रोफेशनल डोमिनेंस की अवधारणा और 1970 में प्रकाशित पुस्तक प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन किस समाजशास्त्री से संबंधित है? इवान इलिच, एलियट फ्रीडसन, मिशेल फूको, इरविंग जोला। बहुत ही बढ़िया सवाल है और क्योंकि ये टर्म्स जो आपके इसमें आएंगे, जो बुक्स आपकी और साथ साथ में जो राइटर हैं, भाई बुक आएगी तो उसके राइटर भी कोई ना कोई होंगे, तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1970 में प्रकाशित हुई थी। सन पूछे जाने की संभावना कम है तो इसका सही आंसर है एलियट फ्रीडसन। एलियट फ्रीडसन ने ये अवधारणा दी थी व्यावसायिक प्रभुत्व की, प्रोफेशनल डोमिनेंस की, और 1970 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। तो ये किससे संबंधित है अगर ये कहा जाए तो ये एलियट फ्रीडसन से संबंधित है। एलियट फ्रीडसन ने इस पुस्तक में तर्क दिया था कि चिकित्सा पेशे की मुख्य विशेषता इसकी स्वायत्तता और प्रभुत्व है। ये स्वायत्त पेशा होता है और डॉक्टर ये तय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं कि बीमारी क्या है। डॉक्टर ये तय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है कि नहीं है, बीमारी है क्या। और टैलकाट पर्सन के आदर्शवादी मानदंडों को इन्होंने चुनौती दी थी। तो एक सवाल ये बन सकता है कि जो पार्सन है, पार्सन्स को चुनौती किसने दी? तो चुनौती दी थी फ्रीडसन ने, है ना। पार्सन्स को चुनौती किसने दी? फ्रीडसन। पार्सन्स की पहले विचारधारा, फिर फ्रीडसन की विचारधारा आती है और इनकी आदर्शवादी मापदंड है और इनके जो तर्क हैं वो व्यावसायिक प्रभुत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था पार्सन ने। और चिकित्सा पेशे की स्वायत्तता पूरी तरीके से राज्य के संरक्षण पर निर्भर करती है, ऐसा इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। शैशवावस्था, अच्छा किसी को पता है शैशवावस्था क्या होती है? इन्फेंसी, ये 0 से 2 साल के बीच की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। इसमें बालिकाओं की तुलना में बालकों में संक्रामक रोगों का बोझ अधिक होता है। और दूसरा है कि 1 से 5 वर्ष की आयु में बालक अपनी बालिका समकक्षों की तुलना में संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 1 से 5 वर्ष की आयु में बालक अपनी बालिका समकक्षों की तुलना में संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दूसरा, पहले तो बालिकाओं में क्या होता है, बालिकाओं में क्षमताएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब 0 से आगे बढ़ेंगे, 1 से 5 वर्ष की आयु की बात आप करेंगे तो बालिका समकक्षों की तुलना में संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बालक नहीं होते हैं, बालिकाएं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। तो दूसरा तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सही केवल एक होगा। क्यों?
2002 में दिल्ली जो रिपोर्ट आई थी उसमें शैशवावस्था में बालकों में संक्रामक रोगों के बोझ की बात की गई थी, क्योंकि नवजात पुरुषों की जैविक तुलना की जाए तो महिलाएं यानी कि जो लड़कियां होती हैं जैविक रूप से ज़्यादा मजबूत होती हैं और जो लड़के होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। 1 से 5 वर्ष की आयु में बालिकाएं बालकों की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में सामाजिक जो प्रतिमान हैं और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, समाज में लड़के और लड़कियों में जो लिंग भेद किया जाता है, ठीक है, इन कारणों से बालकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बालिकाओं पर कम ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। समझ रहे हो ना आप? शुरू में तो बालिकाएं मजबूत ज़्यादा, लेकिन समाज बालकों को मजबूत बना देता है, ध्यान उन पे ज़्यादा दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, इवान इलिच द्वारा प्रतिपादित व्याधिजनक प्रभाव लैट्रोजेनेसिस का मूल अर्थ क्या है? पर्यावरण प्रदूषण जनित रोग, डॉक्टर द्वारा उत्पन्न बीमारी, आनुवंशिक विकारों का संचार, पारंपरिक चिकित्सा के दुष्प्रभाव। क्या है? व्याधिजनक। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। व्याधिजनक प्रभाव। अब देखिए, व्याधिजनक यानी कि व्याधियों से जो प्रभाव पड़ता है उससे जो और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसके अंतर्गत बात करेंगे डॉक्टर इंक्लूड इलनेस की, डॉक्टर द्वारा उत्पन्न बीमारी की। अच्छा, कितने लोगों को पता है डिजीज वर्सेस इलनेस? डिजीज और इलनेस में जरा अंतर बताइएगा। डिजीज क्या होती है और इलनेस क्या होता है? दोनों में क्या फर्क होता है या फर्क नहीं होता है तो वो भी बताइएगा। जैसे हमारी जब किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत अच्छे से काम किया है। और आप लोग खोज रहे हैं अगर एक अच्छी सामग्री की, उसको पढ़ के आपको तैयार करना है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ में ये दुकानों पर उपलब्ध है, अमेजॉन पर भी ये उपलब्ध है। आप अमेजॉन पर इसको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या ये सामुदायिक चिकित्सा के नाम से अंग्रेजी में ऐसे लिख देंगे, सामुदायिक SAMU है ना, DAYIK, सामुदायिक चिकित्सा मेरा नाम डाल देंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये डॉक्टर द्वारा उत्पन्न बीमारी, डॉक्टर इंड्यूस्ड इलनेस होती है ना। अब इवान इलिच ने एक पुस्तक है उनकी, मेडिकल नेमेसिस 1975 की है, उसमें यह अवधारणा दी थी। व्याधिजनक प्रभाव के बारे में इन्होंने बात की थी। लैट्रोजेनेसिस है ना, चिकित्सा द्वारा उत्पन्न रोग, चिकित्सा हस्तक्षेपों के कारण होने वाली जो संभावित हानियां हैं उनकी बात की गई थी। 3 स्तर इन्होंने बताए थे और इलिच ने 3 स्तरों में, एक नैदानिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा स्तर था सांस्कृतिक, ये 3 स्तर बताए थे, ठीक है। और 3 उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने कहा था कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग नैदानिक व्याधि, नैदानिक जो व्याधिजनक प्रभाव है उसका हिस्सा है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सरल लो। देखो क्या होता है कि आप क्या करते हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो लगातार। अब ये तो आप तो इलाज के लिए ले रहे हो, उपचार के लिए ले रहे हो, डायग्नोस हुआ कि ये चीज़ है तो आपने क्या उपचार करने के क्रम में इसको लिया। लेकिन जब उपचार आप कर रहे हो तो ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने में बार बार धीरे धीरे आपका शरीर वो एंटीबायोटिक जो आप लगातार ले रहे हो उसके प्रति रेजिस्ट हो जाता है और फिर वो एंटीबायोटिक लाभ करना बंद कर देती है। और जब वो एंटीबायोटिक लाभ करना बंद कर देगी तो अब ये क्या है, यानी कि अब वो बीमारी आपको होगी तो दवा फायदा ही नहीं करेगी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये मेडिकल में डॉक्टर इंड्यूस्ड इलनेस है, डॉक्टर द्वारा उत्पन्न बीमारी है। बात समझ में? और ये इवान इलिच, इनकी पुस्तक है मेडिकल नेमेसिस, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एमक दृष्टिकोण संस्कृति के भीतर के व्यक्ति स्थानीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और एटक दृष्टिकोण सामाजिक विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत तटस्थ और वस्तुनिष्ठ विवरण है। एमक और एटक ये 2 दृष्टिकोण होते हैं। अब एमक और एटक दोनों दृष्टिकोण के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा सही है या कौन सा गलत है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यही प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट क्या है? जो एमक होता है ये संस्कृति के भीतर, यानी कि ये क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ स्थानीय दृष्टिकोण पर, है ना, भीतर के व्यक्ति पर, स्थानीय दृष्टिकोण पर ये जोर देता है। और जो एटक होता है, एटक जो है ये विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत
तटस्थ और वस्तुनिष्ठ विवरण होता है। दोनों बातें ये सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमक और एटक है ना, एटक ATIC और एमक AMIC, ये भाषा विज्ञान के से समाजशास्त्र में आए ये शब्द हैं। 1950 के दशक में केनेथ पाइक, इनका नाम आप याद रखिएगा, केनेथ पाइक के द्वारा इसको यूज किया गया था। इनसाइडर के लिए एमक, ऐसे याद रखिएगा, एमक तो आई आ रहा है ना, तो इनसाइडर आई आ रहा है तो ये हो जाएगा इनसाइडर। और एटक, एटक टी आ रहा है ना, तो आउटसाइडर, आउटसाइडर। इस तरीके से आपको याद रखना है। एटक बाहरी, आउटसाइडर। प्रभावी शोध के लिए अक्सर इन दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन आवश्यक है, ना एटक सही पूर्ण और ना एमक सही या पूर्ण, दोनों की जरूरत पड़ती है। बात समझ में, दोनों की जरूरत यहां पर पड़ती है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री इरविन जोला के अनुसार आधुनिक समाज में चिकित्सा सामाजिक नियंत्रण की एक संस्था बन गई है। और दूसरा है, मानव समस्याओं, व्यवहारों और सामान्य सामाजिक घटनाओं को अब चिकित्सा शब्दावली में परिभाषित किया जाने लगा है। क्या किया जाने लगा है? परिभाषित किया जाने लगा है। समाजशास्त्री इरविन जोला ने कहा कि आधुनिक समाज में चिकित्सा सामाजिक नियंत्रण की एक संस्था बन गई है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मानव समस्याओं, व्यवहारों और सामान्य सामाजिक घटनाओं, अब यहां पे देखिए सामाजिक नियंत्रण की संस्था है, तो मानव समस्याओं, व्यवहारों और सामान्य सामाजिक घटनाओं को अब चिकित्सा शब्दावली में परिभाषित किया जाने लगा है। तो बातें दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए तो बन गई है। सामाजिक नियंत्रण की संस्था क्यों बन गई है? इसीलिए तो बन गई है, और ये सही व्याख्या भी है। मेडिकलाइजेशन, चिकित्सीयकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था इरविन जोला ने। उनका मानना था कि चिकित्सा ने नैतिकता के क्षेत्र में धर्म और कानून का स्थान ले लिया है। सामान्य जीवन की घटनाओं जैसे गर्भावस्था को बीमारी की तरह देखा जाने लगा है। पहले गर्भावस्था केवल बीमारी, उसको बीमारी की तरह नहीं देखा जाता था। गर्भावस्था तो भाई मनुष्य को जन्म लेना है तो गर्भधारण होगा तभी जन्म लेगा, लेकिन आजकल वो बीमारी है क्योंकि उसका पूरा पैकेज होता है, उसका पूरा इलाज होता है, पैकेजेस होते हैं, खर्चा लगता है उसमें, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये चिकित्सा को समाज पर नियंत्रण रखने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाती है। तो दोनों बातें सही भी हैं और सटीक व्याख्या भी यहां पर है। सघन विवरण, थिक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा जो किसी व्यवहार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ की व्यापक समझ प्रदान करती है, ये किसने दी? सघन विवरण, थिक डिस्क्रिप्शन, इसकी अवधारणा किसने दी? क्लिफोर्ड गिब्स, मिशेल फुको, फ्रैंक हैमिल्टन कुसिंग और एडवर्ड सी लिंडमैन। सघन विवरण ध्यान रखिएगा, थिक डिस्क्रिप्शन, ये क्लिफोर्ड गिब्स, इन्होंने ये व्यवहार के लिए ये व्यापक समझ प्रदान करने की जो ये अवधारणा है, किसी भी व्यवहार को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में जब देखने की बात होती है तो ये ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने गिब्स ने दिया था। और 1973 की बात है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये इनका एक निबंध संग्रह है, उसमें इन्होंने ये विचार रखा था, सघन विवरण केवल बाहरी क्रिया को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सांस्कृतिक अर्थ को समझाता है, ये इन्होंने कहा था। जैसे इन्होंने कहा था, इन्होंने उदाहरण दिया था कि एक मतलब आंख झमकाने और आंख मारने के बीच के जो प्रतीकात्मक अंतर है उसको स्पष्ट करता है। आप सोचिए, आंख झमकाना अलग है और आंख मारना अलग है। और एथनोग्राफी, निर्वंश जो विज्ञान है उसमें शोध को गहराई प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सघन विवरण का जो यहाँ पर बात हो रही है, थिक डिस्क्रिप्शन, इसका प्रयोग किया जाता है। बाजार अनुसंधान और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में भी आजकल इसका उपयोग किया जाने लगा है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, इवान इलिच के अनुसार जब चिकित्सा प्रतिष्ठान सामान्य जीवन की प्रक्रियाओं जैसे बुढ़ापा, बच्चे का जन्म को चिकित्सा स्थितियों में बदल देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नैदानिक व्याधिजनक, सामाजिक व्याधिजनक, सांस्कृतिक व्याधिजनक, संरचनात्मक व्याधिजनक।
जैसे बच्चा होना, गर्भावस्था की दशा, बूढ़ा होना, आजकल ये क्या है, इसको चिकित्सा स्थितियों में बदल दिया जा रहा है। और जब ये चीजें चिकित्सा स्थितियों में बदल जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसको कहा जाता है सामाजिक व्याधिजनक, है ना, सामाजिक व्याधिजनक, सोशल लैट्रोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, सोशल लैट्रोजेनेसिस। सामाजिक व्याधिजनक प्रभाव को चिकित्सा के उसमें विस्तार रूप से जो परिभाषित करने का काम किया है वो इवान इलिच ने किया है। सामान्य जैविक प्रक्रियाओं का पूरी तरीके से क्या किया गया, चिकित्सीकरण कर दिया गया, मेडिकेशन कर दिया गया, और समाज अपनी प्राकृतिक समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सा पर निर्भर हो गया। बुढ़ापा आ गया तो डॉक्टर के पास चलो, बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर के पास चलो, गर्भवती है महिला, डॉक्टर के पास चलो, बुढ़ापा, गर्भावस्था, कई बार डिप्रेशन, दुख भी लोगों के तो काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं। तो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता को कम कर देने की बात होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता को कम कर देती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एलियट फ्रीडसन के अनुसार चिकित्सा पेशे की स्वायत्तता निरपेक्ष होती है। दूसरा है कि चिकित्सा पेशे का विशेषाधिकार राज्य की सहिष्णुता और संरक्षण पर निर्भर करता है। चिकित्सा जो पेशा है, द प्रिविलेज ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन द टॉलरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। तो दूसरा तो सही है, लेकिन एलियट फ्रीडसन के अनुसार चिकित्सा पेशे की स्वायत्तता निरपेक्ष होती है, एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट होती तो इस पे निर्भर क्यों करती, तो पहला तो गलत हो गया। अगर एब्सोल्यूट होती तो निर्भर क्यों करती, तो पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर सही है। पहला हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही, है ना। एलियट फ्रीडसन कहते हैं कि व्यावसायिक स्वायत्तता जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है, राज्य द्वारा दी गई शक्ति है, और राज्य कानून के माध्यम से चिकित्सा पेशे को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है, इसका अधिकार इसी के हाथ में होता है। और ये राज्य पर क्योंकि निर्भर है इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है। जब राज्य पर निर्भर है तो एब्सोल्यूट कैसे होगा, एब्सोल्यूट तो तब होता जब किसी चीज पर निर्भर ना होता। बात समझ में आई। अगला प्रश्न, इवान इलिच के अनुसार जब चिकित्सा उद्यम दर्द, बीमारी और मृत्यु से निपटने के पारंपरिक तरीकों को नष्ट कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, नैदानिक व्याधिजनक, सामाजिक व्याधिजनक, है ना, स्ट्रक्चरल कल्चरल लैट्रोजेनेसिस, एक ये भी दिया है, सांस्कृतिक और संरचनात्मक लैट्रोजेनेसिस। इसमें दो याद रखिएगा, सांस्कृतिक और संरचनात्मक व्याधिजनक, मनोदैहिक व्याधिजनक, साइकोसोमैटिक लैट्रोजेनेसिस। बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कल्चरल स्ट्रक्चरल लैट्रोजेनेसिस। ये क्या है, सांस्कृतिक संरचनात्मक व्याधिजनक प्रभाव। इवान इलिच कहते हैं कि सांस्कृतिक व्याधिजनक प्रभाव आधुनिक चिकित्सा का सबसे खतरनाक स्तर है। लोगों की अपने दर्द, अपने बीमारी को सहन करने की मानवीय क्षमता को यह छीन लेता है, और अब मृत्यु को जीवन के एक सहज हिस्से के बजाय केवल एक चिकित्सीय विफलता माना जाता है कि चिकित्सीय तौर पर इलाज नहीं हो पाया या चिकित्सा विफल रही, डॉक्टर सही नहीं मिला या गलत दवा मिल गई, इंजेक्शन सही नहीं मिला, या जो भी है वो विफलता, तो मृत्यु हो गई, नहीं तो बचाया जा सकता था। और जबकि सच्चाई ये है कि मृत्यु तो एक दिन होनी है। तो स्वास्थ्य के जो सांस्कृतिक प्रतीक थे, पारंपरिक उपचार पद्धतियां थीं, उनको लगभग समाप्त कर दिया है इसने, और ये समाज को चिकित्सा प्रणाली का एक लाचार और स्थायी उपभोक्ता के रूप में कन्वर्ट कर चुका है, बदल चुका है, बना दिया है उस रूप में। बात समझ में? तो ये परिवर्तन आप अपने आसपास देख भी सकते हैं, केवल इवान इलिच ही नहीं कह रहे। अगला प्रश्न है और अंतिम है, टीके ओमन के अध्ययन के अनुसार अस्पतालों में नर्सें मरीजों के प्रति अधिक वास्तविक प्रतिबद्धता और देखभाल दिखाती हैं। डॉक्टर की अपेक्षा की बात हो रही है। ज्यादा प्रतिबद्ध कौन रहता है, नर्सें रहती हैं। ज्यादा प्रतिबद्ध कौन रहता है, जो और वर्कर्स होते हैं,
क्योंकि डॉक्टर्स पे लोड बहुत होता है। दूसरा है, नर्सें आमतौर पर उच्च सामाजिक और जातिगत पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्हें उच्च आय और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। डॉक्टर से तुलना करिए, डॉक्टर वर्सेस नर्सेज। तो डॉक्टर वर्सेस नर्सेज की बात करेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात तो सही होगी, तो ए तो सही होगा लेकिन आर यहां पर गलत हो जाएगा, दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। बात समझ में? यहां पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनको उच्च वर्ग या उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व तो ये नहीं करती है, इनको तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है डॉक्टर की अपेक्षा। वैसे ठीक तनख्वाह है ना। नर्सों का सेवा भाव अधिक वास्तविक होता है, लेकिन नर्सों की सामाजिक स्थिति उच्च नहीं होती है, ये निम्न मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाली होती है, ये बहुत उच्च पृष्ठभूमि से नहीं आती हैं। डॉक्टर और नर्सों के बीच में अगर सामाजिक आर्थिक अंतर का अध्ययन पूछा जाए किसने किया था, तो टी.के. ओमेन ने किया था। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, और इस डिस्कशन को सबसे देखिए अच्छे तरीके से आप तब लाभ उठा सकते हैं जब आपको समझ पूरी हो, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो यह हमारे बैच के साथ जुड़कर आप समझ सकते हैं, या जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ के आप समझ सकते हैं। और आप हमारे बैच से जुड़ के जीएस और जीएस के साथ में सोशल साइंस, देखिए जीएस में भी सिलेबस, एक वीडियो मैंने बनाया था उसको देखिएगा, जीएस में भी 30% सिलेबस नया है, तो उसको ध्यान रख के पढ़िएगा। और जीएस केवल 50 क्वेश्चन नहीं है, जीएस आगे भी है। और सोशल साइंस और जीएस इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल अलग अलग आप करें। तो जो भी आपको तैयार करना है द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर्स पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।